क्या है जी? है क्या है? अरे क्या बात है? क्या बात है? बैठने के लिए जगह नहीं है? तभी से आप लोग मुंह देख रहे थे, बैठाना नहीं चाहिए। आप लोगों को पैसा कौन चीज का दिया जाता है? जो स्टाफ है, स्टाफ को बोल रहे हैं हम। कौन चीज का पैसा दिया जाता है? मुंह देखने का। बैठाना तुम लोगों का जिम्मेवारी है, बैठाओ पहले। चलिए आ जाइए, क्लास शुरू हो गया है, लाइव है। हम लोग पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी और पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद डच ईस्ट इंडिया कंपनी, इन दोनों कंपनियों के विषय में हम लोग देख चुके हैं। आगे जो आज हम लोगों को देखना है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के विषय में देखना है विस्तार पूर्वक। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो उसको जो है उसको फिर से निकलवा के लाओ, यहां पे आकर के साटो। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी देखिए, यहां से जो है कई सारे फैक्ट पूछे जाते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से। यूरोपीय कंपनियों में सबसे महत्वपूर्ण सेगमेंट इस टॉपिक का ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है। कंसेप्चुअली इसबी वाइज इसको हम लोग देखेंगे, लेकिन उससे पहले एक बात हम आपको बता दें कि नोट में एक्का दुक्का एरर है। क्लास करेंगे, आपको हम सुधार करवा देंगे। बिना क्लास का नोट कोई काम लायक नहीं है, तो क्लास करना ही पड़ेगा। और नोट आज सब लोग निकाल करके लाए हैं ना, कि आज भी नोट नहीं लाए हैं? नोट किसके पास नहीं है आज भी? हाँ, तो नहीं है तो ऐसे हमेशा नहीं ही रहेगा आप लोग के पास। क्लास कीजिए तो इंक्वायरी करके क्लास कीजिए, ठीक है? ऑफिस में इंक्वायरी कीजिए क्या है कैसे है, उसके बाद क्लास कीजिए। सीधा बिना नोट का आ जाइएगा। मेरा मुंह देखने के लिए थोड़े आए हैं, मुंह भी उतना सुंदर ना है कि देख करके मन बढ़ जाएगा, समझे? नोट उठ ले करके आया कीजिए। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी देखिए, जो पुर्तगाली और डच, इन कंपनियों को भारत में बहुत ज्यादा प्रतिस्पर्धा का सामना नहीं करना पड़ा था। प्रतिस्पर्धा का सामना नहीं करना पड़ा था, लेकिन जो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी है, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, इसको बहुत ज्यादा प्रतिस्पर्धाओं का सामना करना पड़ा था। इसके पीछे कई सारे कारण थे, और इसके पीछे जो कई सारे कारण थे, उन कारणों में पहला कारण तो यही था कि इस कंपनी के आगमन से पहले भारत में कई अन्य यूरोपीय कंपनियों का आगमन हो गया था। अब जब भारत में
कई अन्य यूरोपीय कंपनियों का आगमन हो गया था। जो कंपनियां भारत में पहले से रह रही है वो तो निश्चित तौर पर इसके तुलना में ज्यादा भारत को जानता था। जैसे जो लोग 1717 पोस्ट की वैकेंसी से लेकर आज तक दरोगा की तैयारी करते हुए लगातार आ रहे हैं और जो लोग आज तैयारी करना शुरू किए हैं, तो दोनों में अंतर होगा कि नहीं होगा? मजबूत स्थिति में कौन होगा? जो पहले से तैयारी करते हुए आया है मजबूत स्थिति में वो होगा, और जो आज तैयारी कर रहा है वो मजबूत स्थिति में थोड़े होगा, कभी मजबूत स्थिति में नहीं हो सकता है। तो पुर्तगाली और डच जैसी यूरोपीय कंपनी पहले ही भारत आ चुकी थी, इसलिए वो सभी कंपनियां भारत में शक्तिशाली बना चुकी थी अपने आप को। ये कंपनियां जब आई तो इसको उन कंपनियों से भी प्रतिस्पर्धा था, उन कंपनियों से भी कंपटीशन था, और साथ ही साथ एक तो यह था कि अपने आप को भारत में स्थापित करना है। और ऐसा कहा जाता है कि जो सोना जितना तपता है वो उतना चमकता है। जिस इंसान के जीवन में जितनी अधिक कठिनाई होती है वो इंसान उतना आगे बढ़ता है, उतना ज्यादा आगे बढ़ता है। सबसे ज्यादा कठिनाई इसके सामने आया, इस यूरोपीय कंपनी के सामने आया, इसलिए सबसे ज्यादा आगे अगर कोई यूरोपीय कंपनी बढ़ी है तो वह आपको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, वह आपको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है। फैक्चुअल कंसेप्चुअल, ज्यादा तो फैक्ट ही है, फैक्ट से ही शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की। पहला जो अंग्रेज है जो भारत की यात्रा पर आया है जलमार्ग से, एक जलमार्ग होता है और एक स्थल मार्ग होता है, एक जलमार्ग होता है और एक स्थल मार्ग होता है। अगर आप मानचित्र पर आएंगे, जल वाले हिस्सा से आएंगे तो जलमार्ग, स्थल वाले हिस्सा से आएंगे तो स्थल मार्ग, सीधा सा बात है। इसमें दिमाग लगाने वाली क्या बात है? इसमें थोड़ी कुछ दिमाग लगाने वाली बात है। जलमार्ग क्या है, स्थल मार्ग क्या है? यह जलमार्ग है, इस मार्ग का अनुसरण करते हुए भारत आया तो जलमार्ग का अनुसरण करते हुए भारत आया। और यहां से मान लिया जाए कि इस मार्ग से होते हुए भारत आया तो स्थल मार्ग हो गया। जलमार्ग का अनुसरण करते हुए, मतलब इस मार्ग का अनुसरण करते हुए भारत आने वाला जो प्रथम अंग्रेज है उसका नाम है रॉल्फ फिंच। रॉल्फ फिंच। तो भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज रॉल्फ फिंच है। रॉल्फ फिंच है, और रॉल्फ फिंच जो भारत की यात्रा किया है वह जलमार्ग के थ्रू, जलमार्ग के थ्रू भारत का यात्रा किया है। अब आपके मन में यह सवाल होगा कब किया है? 1570 के दशक में किया है, 1579 ईस्वी में, 1579। यहां पर ईस्वी के संदर्भ में फैक्ट याद रखना कोई जरूरी नहीं है, सिर्फ यह फैक्ट याद रखना जरूरी है कि जलमार्ग या भारत की यात्रा करने वाला प्रथम अंग्रेज कौन है? तो रॉल्फ फिंच। इसके बाद एक अंग्रेज था, उसका नाम था विलियम डेक।
एक अंग्रेज था, उसका नाम था विलियम डेक। विलियम डेक। जो विलियम डेक नामक अंग्रेज था, विलियम डेक ने 1580 ईस्वी में, विलियम डेक ने 1580 ईस्वी में, नोट में जब आप पलट करके देखेंगे तो वहां पर टाइपिंग मिस्टेक है, 1980 है। नोट में जब आप देखेंगे तो वहां पर आपको 1980 है, और 1980 को काट करके आपको 1580 लिखना होगा। तो आप इसमें थोड़ा सा सुधार कर लीजिएगा, 1980 के जगह आप 1580 कर लीजिएगा, 1580 कर लीजिएगा। 1580 में विलियम डेक ने एक जहाज पर चढ़कर मैगलन की भांति, फर्डिनेंड मैगलन की भांति पूरे विश्व की यात्रा किया। पूरे विश्व की यात्रा किया। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर जो यह संसार है ये पूरा का पूरा, जैसे आपका संसार है सुबह से लेकर शाम, शाम से लेकर सुबह, उसमें आपको बतियाना है बताइए, यूट्यूब देखना है यूट्यूब देखिए, और पढ़ना है पढ़िए, यही आपका संसार है। वैसे ही ये पूरा का पूरा संसार है। इस पूरे संसार का भ्रमण करने वाला प्रथम व्यक्ति है फर्डिनेंड मैगलन। फर्डिनेंड मैगलन। और फर्डिनेंड मैगलन ने इस संसार की यात्रा 1519-20 ईस्वी के आसपास किया था। 1519-20 ईस्वी के आसपास किया था। और फर्डिनेंड मैगलन के तर्ज पर ही एक अंग्रेज जिसका नाम था विलियम डेक, विलियम डेक ने 1580 ईस्वी में संसार की यात्रा पर निकलने की योजना बनाई। और योजना ही नहीं बनाई बल्कि उस योजना को उन्होंने लागू भी किया। और उस योजना के तहत विलियम डेक ने पूरे विश्व की यात्रा की समुद्री मार्ग के थ्रू। इसके बाद 1580 के दशक में ही 1588 ईस्वी में 1580 के दशक में ही 1588 ईस्वी में 1588 ईस्वी में क्या हुआ? एक तो 1588 से पहले आप जाइए, 1588 से पहले जाएंगे 1580 आएगा, उससे पहले आएंगे 1570-60 मिलेगा, और 1580 से पहले जिस यूरोपीय कंपनी का समुद्र पर अधिकार था उस यूरोपीय कंपनी का नाम था पुर्तगाली। पुर्तगाली। एक तबराक मारेंगे ना तो एकदम सही जवाब निकल जाएगा। पुर्तगाली। पुर्तगाली को महासागरों का स्वामी कहा जाता है। आप जानते हैं? बताए हैं, कैसे नहीं जानिएगा? नहीं जानिएगा तो अपराध कर रहे हैं आप अपने साथ, हमारे साथ, आप अपने फ्यूचर के साथ। महासागरों का स्वामी पुर्तगाली को कहा जाता। महासागरों के ऊपर पुर्तगाली का अधिकार था। लेकिन 1580 ईस्वी में जब स्पेन ने पुर्तगाल पर कब्जा कर लिया तब महासागरों पर पुर्तगाल का नहीं बल्कि स्पेन का अधिकार हो गया। बल्कि स्पेन का अधिकार हो गया। स्पेन का अधिकार हो गया। अब महासागरों का स्वामी स्पेन कहा जाने लगा। यहां पर कंफ्यूजन में नहीं चले जाना है कि अगर पूछेगा महासागरों का स्वामी किसे तो स्पेन एकदम नहीं, पुर्तगाली को मारना है। क्या मारना है? पुर्तगाली। पुर्तगाली को मारना है। हर सूरत में पुर्तगाली को मारना है।
तो 1580 ईस्वी में जब स्पेन ने पुर्तगाल पर कब्जा कर लिया, तो अब अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर जैसे एरिया में, समुद्री भाग में स्पेन का अधिकार हो गया, स्पेन का अधिकार हो गया। अंग्रेजों ने भी अपनी एक सशक्त नौसेना का गठन कर रखा था, सशक्त नौसेना का गठन कर रखा था। अंग्रेजों के पास भी एक से बढ़कर एक जहाज था, अंग्रेजों के पास भी एक से बढ़कर एक जहाज था। अपनी नौसेना को मजबूत अंग्रेजों ने कर लिया, और अंग्रेजों ने अपनी नौसेना को मजबूत करके अटलांटिक महासागर में स्पेन को चुनौती दिया। स्पेन कहता था कि सबसे अच्छी, सशक्त और मजबूत नौसेना हमारी है। अंग्रेज कहता था ना, हमारी है। तो अंग्रेज कहता था कि हमारी नौसेना अच्छी है, स्पेन कहता था हमारी नौसेना अच्छी है। तो अंग्रेजों ने कहा स्पेन को, आपकी नौसेना अच्छी है, हमसे फरिया लीजिए, और निर्णय हो जाएगा किसकी नौसेना अच्छी है। 1588 ईस्वी में 1588 1588 ईस्वी में अटलांटिक महासागर में स्पेन के नौसैनिक और ब्रिटिश नौसैनिकों के बीच संघर्ष हुआ। उस संघर्ष में अंग्रेजी नौसेना ने स्पेन के नौसैनिकों को पराजित कर दिया और अंग्रेजों की नौसैनिक शक्ति की श्रेष्ठता को स्थापित किया। मतलब यह स्पष्ट हो गया 1588 के युद्ध से कि अंग्रेजों की ही नौसैनिक शक्ति सर्वश्रेष्ठ है, अंग्रेजों की ही नौसैनिक शक्ति सर्वश्रेष्ठ है। अंग्रेजों ने अपनी नौसैनिक शक्ति का लोहा पूरे विश्व से मनवा लिया और फिर इसके बाद एक अंग्रेज जॉर्ज लंका स्टार नामक अंग्रेज के नेतृत्व में रेड ड्रैगन नामक जहाज अटलांटिक महासागर होते हुए और हिंद महासागर होते हुए भारत के तट पर पहुंचा, तमिलनाडु के तट पर पहुंचा। मतलब भारत आने वाला जो प्रथम अंग्रेज जहाज है रेड ड्रैगन है। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, एकदम ऑथेंटिक सोर्स से लिखा गया। बीएल ग्रोवर का यह स्टेटमेंट है। बीएल ग्रोवर इतिहासकार है, उनका इतिहास का बुक आता है आधुनिक भारत के इतिहास का। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा 1588 ईस्वी में अंग्रेजी नौसेना ने किस नौसैनिक शक्ति को पराजित किया? स्पेन को। किसे पराजित किया? स्पेन को पराजित किया। और फिर भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज जहाज कौन है? रेड ड्रैगन। रेड, और ध्यान रहे कि 1593 में रेड ड्रैगन नामक अंग्रेजी जहाज भारत आया था। लेकिन ध्यान रहे 1593 से ठीक पहले 1592 ईस्वी में और 1592 से ठीक पहले जो 1588 बताए हैं, अंग्रेजों ने अपनी नौसैनिक शक्ति का लोहा विश्व से मनवा लिया, विश्व से लोहा मनवा लिया। और जब अंग्रेजों ने स्पेन को पराजित किया ना, तो स्पेन
से, स्पेनी जहाज से मूल्यवान धातु अंग्रेजों को प्राप्त हुआ। तो अंग्रेज पता किया कि यह मूल्यवान धातु कहां से स्पेन लाया है। तो स्पेन को पता चला ये मूल्यवान धातु स्पेन भारत से लाया है। कहां से लाया है? भारत से। अंग्रेजों का जी ललचाया। जैसे अच्छा खाना देखते हैं तो जी से पानी नहीं आने लगता है। मटन देख लिए सामने में, पनीर देख लिए, कुछ भी देख लिए, अच्छा कुछ भी। तो अंग्रेजों को लगा ये तो भारत बड़ी अच्छा देश है, बढ़िया बढ़िया चीज भारत में है, भारत जाना चाहिए व्यापार करने के लिए। तो फिर अंग्रेजी सरकार ने, यहां पर इंग्लैंड है, यूनाइटेड किंगडम। अंग्रेजी सरकार ने 1592 ईस्वी में, अंग्रेजी सरकार ने 1592 ईस्वी में लिवेंट कंपनी को भारत के साथ व्यापार करने का एकाधिकार दिया। भारत के साथ व्यापार करने का एकाधिकार दिया। 1592 ईस्वी में अंग्रेजी सरकार ने लिवेंट कंपनी को भारत के साथ व्यापार करने का एकाधिकार दिया। अब यह एकाधिकार जो दिया गया था लिवेंट कंपनी को, लेकिन लिवेंट कंपनी को कहा गया कि आपको जल मार्ग से व्यापार नहीं करना है, स्थल मार्ग से व्यापार करना है। तो लिवेंट कंपनी को जो भारत के साथ व्यापार करने के एकाधिकार 1592 ईस्वी में प्राप्त हुए हैं, वह किस मार्ग से? स्थल मार्ग से। किस मार्ग से? स्थल मार्ग से। स्थल मार्ग से। और फिर अगला फैक्ट तो हम आपको बता ही दिए हैं। 1593 ईस्वी में रेड ड्रैगन नामक जहाज आया, जो कि भारत पहुंचने वाला प्रथम अंग्रेजी जहाज था। भारत पहुंचने वाला प्रथम अंग्रेजी जहाज था। प्रथम अंग्रेजी जहाज था। ठीक है। यह तमाम प्रकार की घटनाएं घटित हो रही थी। इसी क्रम में अब अंग्रेजों ने सोचा भारत के साथ तो व्यापार करना है, स्थल मार्ग से तो व्यापार कर ही रहे हैं, जल मार्ग से भी व्यापार करना है। तो अंग्रेजी गवर्नमेंट ने जॉन मिल्डन हॉल को जल मार्ग से भारत की यात्रा पर भेजा। और फिर जॉन मिल्डन हॉल जल मार्ग का अनुसरण करते हुए सॉरी जल मार्ग की जगह स्थल मार्ग होगा। सॉरी आपको 1592 में लिवेंट कंपनी को स्थल मार्ग से व्यापार करने का अधिकार मिल गया। इसके बाद अंग्रेज व्यापारी, अंग्रेज यात्री जल मार्ग से, स्थल मार्ग से जिस प्रकार का सुविधा मिलता था, उस प्रकार से वो भारत की यात्रा पर आने लगे। इसी क्रम में एक अंग्रेज यात्री हुए जिसका नाम था जॉन मिल्डन हॉल। 1599 ईस्वी में जॉन मिल्डन हॉल स्थल मार्ग से भारत की यात्रा पर आया। स्थल मार्ग से भारत की यात्रा पर आया। और इसके बाद ही भले ही लिवेंट कंपनी को 1592 ईस्वी में ही भारत के साथ व्यापार करने का अधिकार मिल गया हो, लेकिन यह कंपनी 1599 तक भारत नहीं आई थी।
यह कंपनी जॉन मिल्डन हॉल की यात्रा के बाद ही भारत आई थी। जॉन मिल्डन हॉल ने जब भारत की यात्रा स्थल मार्ग से की, उसी मार्ग का अनुसरण करते हुए 1599 ईस्वी के बाद लिबेंट कंपनी व्यापार करने के लिए भारत आई। लिबेंट कंपनी व्यापार करने के लिए कहां आई? भारत आई। लिबेंट कंपनी व्यापार करने के लिए कहां आई? भारत आई। भारत आई। इस प्रकार से लिबेंट कंपनी का आगमन हो गया। लिबेंट कंपनी भारत में व्यापार करने लगी, और जब लिबेंट कंपनी भारत में व्यापार करने लगी, लिबेंट कंपनी को मुनाफा प्राप्त होने लगा, तो फिर ब्रिटेन के अन्य व्यापारियों ने भी यह सोचा कि हमें भी भारत के साथ व्यापार करने हैं। लेकिन उन व्यापारियों को पता चला कि अगर हम स्थल मार्ग से व्यापार करेंगे तो हमें टैक्स देना होगा, लेकिन अगर हम जल मार्ग से व्यापार करेंगे तो हमें टैक्स नहीं देना होगा। तो अंग्रेज के व्यापारियों ने यह सोचा कि हमें जल मार्ग से ही व्यापार करने हैं, हमें जल मार्ग से ही व्यापार करने हैं, हमें स्थल मार्ग से व्यापार नहीं करने हैं। हम किसी को टैक्स देने वाले नहीं हैं, हम बिना टैक्स का व्यापार करेंगे और जल मार्ग से व्यापार करेंगे, बिना टैक्स का व्यापार करेंगे और जल मार्ग से व्यापार करेंगे। और फिर ब्रिटेन के भीतर अलग अलग यूरोपीय कंपनी की स्थापना होने लगी, और जल मार्ग का अनुसरण करते हुए भारत पहुंचना थोड़ा कॉस्टली था, जिसको लेकर ब्रिटेन के कई व्यापारियों ने एक बैठक बुलाई, और ब्रिटेन के बहुत सारे व्यापारी मिलकर संयुक्त तौर पर एक कंपनी की स्थापना किया। संयुक्त तौर पर एक कंपनी की स्थापना किया, जिसे गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू ईस्ट इंडिया नाम दिया गया। ब्रिटेन के कई व्यापारियों ने मिलकर 1599 ईस्वी में गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू ईस्ट इंडीज 1599 ईस्वी में जॉन मेयर के नेतृत्व में 1599 ईस्वी में जॉन मेयर के नेतृत्व में गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू ईस्ट इंडीज के नाम से यह कंपनी स्थापित हुआ। इस कंपनी की स्थापना के समय इस कंपनी में टोटल 217 साझीदार थे। 217 मतलब 217 लोगों ने पैसा लगाकर इस कंपनी को स्थापित किया। 217 लोगों ने पैसा लगाकर इस कंपनी को स्थापित किया। इन 217 लोगों में, इन 217 व्यापारी में जिस व्यापारी ने सबसे ज्यादा इस कंपनी में पैसा लगाया उसका नाम था टॉमस स्मिथ, जिस वजह से इस कंपनी का प्रथम गवर्नर
टॉमस स्मिथ को बनाया गया था। इस कंपनी का प्रथम गवर्नर टॉमस स्मिथ को बनाया गया था। टॉमस स्मिथ को बनाया गया था। कंपनी की स्थापना जब हुई थी उस समय ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम थी। कंपनी की जब स्थापना हुई थी तो इस कंपनी की स्थापना के समय ब्रिटेन की रानी एलिजाबेथ प्रथम थी। एलिजाबेथ प्रथम ने इस कंपनी को भारत तथा पूर्वी एशियाई देशों के साथ व्यापार करने का एकाधिकार प्रदान किया। लेकिन एलिजाबेथ प्रथम ने इस कंपनी को भारत तथा पूर्वी एशियाई देशों के साथ जो व्यापार करने का एकाधिकार प्रदान किया था, वह एकाधिकार मात्र 15 वर्षों के लिए प्रदान किया गया था। मात्र 15 वर्षों के लिए प्रदान किया गया था। और एलिजाबेथ प्रथम ने इस कंपनी को यह एकाधिकार 1600 ईस्वी में प्रदान की। एलिजाबेथ प्रथम ने कंपनी को भारत तथा पूर्वी एशियाई देशों के साथ व्यापार करने का एकाधिकार 1600 ईस्वी में प्रदान किया। 1600 ईस्वी में प्रदान किया। 1600 ईस्वी में कंपनी को व्यापार करने का एकाधिकार प्राप्त हो गया। एकाधिकार प्राप्त हो गया। फिर यह कंपनी अपना बोरा बिस्तर समेटने लगी। ब्रिटेन में बोरा बिस्तर समेट करके भारत इस कंपनी को आना था। लेकिन उसी क्रम में एलिजाबेथ प्रथम का निधन हो गया। एलिजाबेथ प्रथम के निधन होने के बाद ब्रिटेन के अगले सम्राट, ब्रिटेन के अगले राजा जेम्स प्रथम बने। ब्रिटेन के अगले राजा जेम्स प्रथम बने। जेम्स प्रथम बने। जेम्स प्रथम ने पता किया कि अभी भारत में शासन किसका है। तो जेम्स प्रथम को पता चला कि अभी भारत में मुगलों का शासन है और मुगल बादशाह अकबर है। मुगलों का शासन है और मुगल बादशाह अकबर है। जेम्स प्रथम ने मुगल बादशाह अकबर के नाम एक खत लिखा, लेटर लिखा। और उस लेटर में जेम्स प्रथम ने अकबर से प्रार्थना किया कि आप हमारे देश की कंपनी को भारत में व्यापार करने का अधिकार दीजिए, व्यापार करने दीजिए। जेम्स प्रथम अकबर के नाम से लेटर लिखा। लेकिन जब यह लेटर भारत पहुंचा, उस समय तक अकबर का देहावसान हो चुका था और अगले मुगल बादशाह जहांगीर बन चुके थे। जहांगीर के दरबार में जेम्स प्रथम का लेटर लेकर कैप्टन हॉकिंस पहुंचे। कैप्टन हॉकिंस पहुंचे और कैप्टन हॉकिंस मुगल दरबार में उपस्थित होने वाला प्रथम अंग्रेज है। ध्यान रहे आपको, भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज रॉल्फ फिंच, स्थल मार्ग से भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज जॉन मिल्टन हॉल और मुगल दरबार में उपस्थित होने वाला प्रथम अंग्रेज कैप्टन हॉकिंस। तीनों अलग अलग बात है नो, तीनों एक बात है नहीं ना है हो। तीनों अलग अलग बात है, तीनों अलग अलग बात है। आपको जेम्स प्रथम का लेटर लेकर
कैप्टन हॉकिंस कैप्टन हॉकिंस 1608 ईस्वी में जहांगीर के आगरा दरबार में पहुंचा। जहांगीर के आगरा दरबार में पहुंचा। आगरा दरबार में पहुंचा और जो कैप्टन हॉकिंस था, ये बड़ी विद्वान व्यक्तित्व थे, बड़ी विद्वान व्यक्तित्व के थे, मतलब विद्वान थे। तुर्की भाषा के जानकार थे, अंग्रेजी भाषा के जानकार थे, फारसी भाषा के जानकार थे। ये सभी अलग अलग भाषाओं की जानकारी कैप्टन हॉकिंस को थी। कैप्टन हॉकिंस जब मुगल दरबार में आए तो कैप्टन हॉकिंस को पता चला मुगलों की राजकीय भाषा फारसी है और जहांगीर फारसी भाषा को समझता है। तो फिर कैप्टन हॉकिंस ने जहांगीर से फारसी भाषा में बात किया। कैप्टन हॉकिंस ने जहांगीर से फारसी भाषा में बात किया और जब जहांगीर से कैप्टन हॉकिंस ने फारसी भाषा में बात किया तो इससे जहांगीर काफी प्रभावित हुए और फिर जहांगीर ने कैप्टन हॉकिंस को 400 मनसब प्रदान किया। जहांगीर ने कैप्टन हॉकिंस को 400 मनसब प्रदान किया, मतलब अपना सरकारी नौकर बना लिया। इसके बाद जहांगीर ने कैप्टन हॉकिंस को फिरंगी खान या इंग्लिश खान की उपाधि प्रदान की। फिरंगी खान या इंग्लिश खान की उपाधि प्रदान की। इंग्लिश खान की उपाधि प्रदान की और इतना ही नहीं बल्कि जहांगीर ने कैप्टन हॉकिंस का विवाह भी करवाया। आर्मेनिया का रहने वाला एक व्यक्ति था मुबारक शाह और मुबारक शाह ईसाई धर्म को मानने वाला था और कैप्टन हॉकिंस भी ईसाई धर्म को मानने वाला था। कैप्टन हॉकिंस ने आर्मेनिया के ईसाई धर्म को मानने वाले मुबारक शाह की पुत्री के साथ कैप्टन हॉकिंस का विवाह करवाया और जब कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के आगरा दरबार में आया था तो सिर्फ कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के आगरा दरबार में नहीं आया था, बल्कि कैप्टन हॉकिंस के साथ साथ जो है विलियम फिंच भी आया था। विलियम फिंच कैप्टन हॉकिंस के साथ साथ जहांगीर के आगरा दरबार में आने वाले एक अंग्रेज विद्वान थे, उनका नाम था विलियम फिंच। विलियम फिंच कैप्टन हॉकिंस के साथ कई महीनों तक मुगल दरबार में गुजारे और जब विलियम फिंच मुगल दरबार में गुजारे तो विलियम फिंच को जहांगीर के प्रेमिका, जहांगीर की प्रेमिका थी अनारकली। अच्छा बताइए, आप लोग ग्रेजुएट हैं। देखिए फाउंडेशन बैच का बच्चा ऐसा करता है, हु हा मी मा ना नी दा दी फा फू, कुछ भी करता है तो समझ में आता है कि मैट्रिक इंटर करके आया है, क्योंकि बहुत सारे छात्र मैट्रिक करके ही आते हैं। जैसे जो बच्चा इस बार हमको लगता है कि कुछ लड़का है जो इंटर की तैयारी करने के लिए भी यहां पे आता है। एक लड़का को काफी अच्छा से तैयारी करवाए हैं और हमारा लक्ष्य था उसको बिहार टॉप करवाना। हम तो अपने तरीका से उसको इंटर का बहुत बेहतरीन तैयारी करवाए हैं। आर्ट पेपर था उनका। अब देखिए क्या हो पाता है। कम से कम बिहार टॉप नहीं कर पाएगा तो वो अपने डिस्ट्रिक्ट टॉप जरूर करेगा, हमको भरोसा है।
समझ गया। अच्छा मेहनती लड़का था, मेहनत करता था। अब देखिए क्या होता है, मेहनत तो करवाए हैं, इस उद्देश्य से करवाए हैं कि वो बिहार टॉप करे, समझ गए। अब देखिए क्या होता है, तो मैट्रिक इंटर का लड़का ये सब आवाज करता है तो समझ में आता है, आप ग्रेजुएट हैं महाराज, समझ गए। कुछ दिन के बाद नौकरी हो या ना हो, शादी विवाह हो जाएगा, बच्चा होगा आपको, समझ गए। तो आपका बच्चा ये सब करेगा तो समझ में आएगा, आप मत कीजिए, अब आपका उम्र पार हो गया है, समझ गए। विलियम फिंच जहांगीर की प्रेमिका अनारकली, विलियम फिंच को जहांगीर की प्रेमिका अनारकली के विषय में पता चला, अनारकली के विषय में पता चला, तो विलियम फिंच ने अपने यात्रा वृत्तांत में अनारकली और जहांगीर के जीवन से संबंधित जो कहानियां थी, जो दंत कथाएं थी, मतलब जो कहानियां थी, उन कहानियों का विवरण विलियम फिंच ने अपने यात्रा वृत्तांत में किया कि जहांगीर का अनारकली के साथ कैसा संबंध था, क्या नहीं था, जहांगीर के जीवन में अनारकली का क्या महत्व था, क्या महत्व नहीं था। विलियम फिंच इतना ही नहीं बल्कि जहांगीर के दरबार के जो मुगल कानून थे, उन सभी बातों की चर्चा अपने यात्रा वृत्तांत में किया। जहांगीर कैप्टन हॉकिंस से प्रभावित होकर अंग्रेजी कंपनी को व्यापारिक कोठी खोलने की अनुमति दे दी थी, लेकिन पुर्तगालियों ने जहांगीर पर प्रेशर बना दिया। पुर्तगालियों ने, विशेष तौर पर पुर्तगालियों ने जहांगीर पर प्रेशर बनाया। जहांगीर को लगा पुर्तगाली तो पहले से भारत में है, ये तो मजबूत है, और अंग्रेज तो नया नया आया है, इनकी तो वैसी स्थिति अभी है नहीं। तो जहांगीर ने अंग्रेजों को भारत में व्यापार करने की अनुमति दे दी, लेकिन जब इसकी खबर पुर्तगालियों को लगी तो पुर्तगालियों ने जहांगीर पर प्रेशर बनाया, और जब पुर्तगालियों ने जहांगीर पर प्रेशर बनाया तो फिर जहांगीर ने अंग्रेजों को दिए गए व्यापारिक छूट को वापस ले लिया, कहा ना देंगे अभी, ना देंगे अभी। जहांगीर के आदेश से ही 1608 ईस्वी में सूरत में अंग्रेजों की प्रथम फैक्ट्री खोली गई, लेकिन उस फैक्ट्री को जहांगीर मान्यता नहीं दे पाया। मान्यता इसलिए नहीं दिया क्योंकि पुर्तगाली जहांगीर पर दबाव बना रहा था कि नहीं, आप इसको व्यापार करने का अधिकार मत दीजिए, जिस वजह से जहांगीर मान्यता नहीं दिया। व्यापारिक छूट प्राप्त करने के लिए ही हॉकिंस जहांगीर के दरबार में आए थे। अब व्यापारिक छूट लेने में जहांगीर से हॉकिंस असफल हो गए। इसको ऐसे समझिएगा, पटना आप तैयारी करने के लिए आए, दरोगा बनने के लिए आए, दरोगा नहीं बन पाए 10 साल में, तो अंतिम में बोरा बिस्तर समट करके खाली हाथ जाइएगा ना घर, कि यहीं पर घर थोड़े बसा लीजिएगा, गार्जियन पैसे नहीं देगा कि घर यहां पे बसा पाइएगा। तो कैप्टन हॉकिंस जिस उद्देश्य से आए, बेचारा मुगल दरबार का मजा भी ले रहा था, शानो शौकत से जीवन भी जी रहा था, व्यापारिक छूट भी ले रहा था, शादी ब्याह भी कर लिया लेकिन अंतिम में जहांगीर मुकर गया, कहा ना देंगे हम आपको। तो फिर बेचारा को, मतलब कैप्टन हॉकिंस को 1611 ईस्वी में, सॉरी कैप्टन हॉकिंस को 1611 ईस्वी में वापस लौटना पड़ा इंग्लैंड।
अंग्रेजों को लगा पुर्तगाली का कुछ करना होगा, ऐसे मुगल बादशाह हमको व्यापारिक छूट नहीं देगा, सबसे पहले मुगल बादशाह को हम दिखा देते हैं हम पुर्तगाली से भी बढ़िया है, पुर्तगाली से शक्तिशाली है। पुर्तगाली से बढ़िया है शब्द का प्रयोग मतलब पुर्तगाली से शक्तिशाली है। यहां पर बदसूरत खूबसूरती का कोई महत्व नहीं है, यहां पर पावर, पावर किसके पास है, पावर का महत्व है। तो 1612 ईस्वी में 1612 ईस्वी में गुजरात के सूरत के स्वाली नामक स्थान पर, गुजरात के सूरत के स्वाली नामक स्थान पर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी और पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच युद्ध हुआ। इस युद्ध में अंग्रेजों ने थॉमस बेस्ट नामक सेनापति के नेतृत्व में, थॉमस बेस्ट नामक सेनापति के नेतृत्व में पुर्तगाली को पराजित किया। इसी युद्ध को इतिहास में स्वाली का युद्ध कहा जाता है, स्वाली का युद्ध कहा जाता है। और जो स्वाली का युद्ध है यह 1612 में गुजरात के सूरत के स्वाली नामक गांव में हुआ था, जिस वजह से इसको स्वाली का युद्ध कहा जाता है। अंग्रेज और पुर्तगाल के बीच इस युद्ध में अंग्रेजों की जीत हुई, पुर्तगाल की हार हुई। अंग्रेजों का नेतृत्व इस युद्ध में थॉमस बेस्ट ने किया था। और आप सभी लोग जानते हैं कि मुगल के विषय में बताए हैं जीवन में कभी, मुगलों का सबसे प्रमुख व्यापारिक केंद्र कौन हाय, सूरत न था, हो सूरत था। मुगलों का सबसे प्रमुख व्यापारिक केंद्र सूरत था। सूरत को शिवाजी 2 बार लूटे थे, 1664 1670। ये सब बात तो कभी जीवन में बतेबे नहीं किए हम आपको, जीवन में कभी सुनबे नहीं किए होंगे आप लोग ये बात। स्वाली के युद्ध में जब अंग्रेजों ने पुर्तगाली को पराजित कर दिया, अब जहांगीर को लगने लगा कि ये जो अंग्रेज है ये तो पुर्तगालियों से पावरफुल है, इसको व्यापार करने का अनुमति दिया जाए। और तब फिर जहांगीर ने अंग्रेजों को सूरत में व्यापार करने का अधिकार दिया, कहा ना आप शक्तिशाली हैं, आप व्यापार कीजिए। इस प्रकार 1613 ईस्वी में, 1613, कुछ सोर्स 1612 भी लिखता है, लेकिन 1613 ईस्वी में अंततः जहांगीर ने अंग्रेजों को सूरत में व्यापार करने का अधिकार दिया। फिर अंग्रेज सूरत में व्यापार करने लगे, अंग्रेज सूरत में व्यापार करने लगे। और फिर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को जब व्यापार करने का अधिकार सूरत में मिल गया, तो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम को कहा, इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम को सूचना पहुंचवाया, किसी अच्छे विद्वान व्यक्ति को जहांगीर के दरबार में भेजिए ताकि वो जहांगीर से और अधिक व्यापारिक छूट ले सके। जेम्स प्रथम तक जब यह मैसेज पहुंचा, जब यह संदेश पहुंचा, जेम्स प्रथम खोजने लगे कि कौन व्यक्ति जहांगीर से व्यापारिक छूट अधिक से अधिक अंग्रेजी कंपनी को दिला सकता है। तो जेम्स प्रथम को सर टॉमस रो के विषय में पता चला। सर टॉमस रो किसी को भी मोहित कर लेते थे, सर टॉमस रो किसी को भी अपनी ओर आकर्षित कर लेते थे। जेम्स प्रथम ने यह तय किया कि हम अपना राजदूत बनाकर सर टॉमस रो को जहांगीर के दरबार में भेजेंगे
और फिर जहांगीर से व्यापारिक छूट लेंगे, जहांगीर से व्यापारिक छूट लेंगे। सर टॉमस रो जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर ही 1615 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में पहुंचा और जहांगीर के अजमेर दरबार में पहुंचा। मुगल बादशाहों का दरबार आगरा में, अजमेर में, पटना में, मुर्शिदाबाद में, अलग अलग शहरों में लगा करता था। तो जो आपको सर टॉमस रो थे, सर टॉमस रो थे, सर टॉमस रो 1615 ईस्वी में जेम्स प्रथम के राजदूत के तौर पर जहांगीर के अजमेर दरबार में उपस्थित हुए, जहांगीर के अजमेर दरबार में उपस्थित हुए। और जब सर टॉमस रो जहांगीर के अजमेर दरबार में उपस्थित हुए थे तो उनके साथ, सर टॉमस रो के साथ एडवर्ड टेरी नामक विद्वान भी मुगल दरबार में पहुंचा था। एडवर्ड टेरी, एडवर्ड टेरी। और जब सर टॉमस रो जहांगीर के दरबार में पहुंचे थे तो उस समय जहांगीर के दरबार में एक गूट का काफी प्रभाव था, एक गूट का काफी ज्यादा प्रभाव था। जिस गूट का काफी ज्यादा प्रभाव था उस गूट का नाम था जुंटा गुट, उस गूट का नाम था जुंटा गुट। सर टॉमस रो जब जहांगीर के दरबार में गए थे उस समय जहांगीर के दरबार में जुंटा गुट का काफी प्रभाव था और जहांगीर की कई सारी प्रेमिकाएं और कई सारी बीबियां थी। उसमें जहांगीर की जो सबसे प्रिय पत्नी थी नूरजहां, नूरजहां जहांगीर की सबसे प्रिय पत्नी, सबसे प्रिय पत्नी नूरजहां। नूरजहां जहांगीर को ऊपर से लेकर नीचे तक जानती थी, मतलब जहांगीर किस स्थिति में क्या निर्णय ले सकता है, जहांगीर क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है। मतलब नूरजहां को जहांगीर के विषय में हर कुछ पता था। और जहांगीर के विषय में हमने आपको बताया है कि जहांगीर के शासनकाल के समय किसी सरकारी आदेश पर जहांगीर के साथ साथ नूरजहां का भी हस्ताक्षर होना आवश्यक होता था। बिना नूरजहां के हस्ताक्षर के कोई भी सरकारी आदेश पारित नहीं समझा जाता था। और कुल मिलाकर के अगर हम कहें तो शासन प्रशासन में नूरजहां का हस्तक्षेप था। जहांगीर के काल में एकमात्र मुगल महिला है नूरजहां जिसका शासन प्रशासन में हस्तक्षेप था। जुंटा गुट का नेतृत्व नूरजहां कर रही थी। उस गुट का निर्माण नूरजहां ने की, जुंटा गुट का निर्माण नूरजहां ने की, जुंटा गुट का नेतृत्व नूरजहां कर रही थी। और इस जुंटा गुट में नूरजहां की मां असमत बेगम, नूरजहां का बाप एतमा उद्दौला, नूरजहां का भाई आसफ खां और जहांगीर के सबसे प्रिय पुत्र शाहजहां खुर्रम, शाहजहां खुर्रम, ये सभी जुंटा गुट में थे, ये सभी जुंटा गुट में थे, जुंटा गुट में थे। टॉमस रो को पता चल गया जहांगीर तो बस एक मोहरा है, नूरजहां को पहले मनाना होगा। और फिर सर टॉमस रो व्यापारिक छूट लेने को लेकर नूरजहां को मनाना प्रारंभ कर दिया, नूरजहां को मनाना प्रारंभ कर दिया। और महिला लोग को दिमाग कितना होता है,
बहुत दिमाग होता है। अब खुश हो जाइए। दिमाग होता है आप लोग को? होता है? चलिए, तो मनाना प्रारंभ कर दिया। नूरजहां व्यापारिक छूट देने के लिए तैयार हो गई। नूरजहां जहांगीर को बोली, क्या व्यापार तो कर रहा है, आपको तो टैक्स वैक्स दे ही रहा है, दीजिए व्यापार करने के लिए। तो फिर जहांगीर को लगा कि नूरजहां बोल रही है तो व्यापारिक छूट देना चाहिए। और नूरजहां के कारण ही सर टॉमस मुंडो जहांगीर से व्यापारिक छूट लेने में सफल रहा। सर टॉमस रो व्यापारिक छूट लेने में सफल रहा। और सर टॉमस रो जब आ रहा था तो सब चीज पता कर लिया था कि जहांगीर को क्या क्या प्यारा है। उसको पता चला कि चित्रकारी में इसकी बहुत रुचि है। तो जेम्स प्रथम के दरबार में 6 गो बढ़िया बढ़िया फोटो था, एल्बम था, चित्र था। वो सब चित्र जेम्स प्रथम ने टॉमस रो को दे दिया। और जेम्स प्रथम टॉमस रो को कहा, ये चित्र जाकर के जो है जहांगीर को उपहार स्वरूप भेंट कीजिएगा, चित्रकारी में उनकी रुचि है, खुश हो जाएंगे वो। सर टॉमस रो ने जेम्स प्रथम के द्वारा दिए गए चित्र उपहार स्वरूप जहांगीर को भेंट किया। एक बग्घी, गाड़ी समझिए, गाड़ी, एक बग्घी जो है जेम्स प्रथम ने जहांगीर को भेंट किया। और एक लेंस युक्त चश्मा जहांगीर को भेंट किया। तो जहांगीर को बहुत उपहार मिला। और नूरजहां भी जहांगीर को प्रेरित की कि दे दीजिए व्यापारिक छूट। तो कुल मिलाकर के सर टॉमस रो अंग्रेजों को हद तक व्यापारिक छूट दिलाने में सफलता हासिल की। हद तक व्यापारिक छूट देने में सफलता हासिल की। और जब सर टॉमस रो ने अंग्रेजों को व्यापारिक छूट दिलवा दी, तब जाकर के अंग्रेज भारत में व्यापार करने लगे। और फिर अंग्रेज धीरे धीरे भारत के अन्य क्षेत्रों में भी अपने आप को स्थापित करने की प्रक्रिया में लग गए। उसी क्रम में 1661 ईस्वी में, नोट में 1611 होगा, 1661 कीजिए, 1661 कीजिए, 1611 से पहले 1661 कीजिए। 1 मिनट नोट दीजिए, सुनिए। इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम ने जहांगीर को सर टॉमस रो के हाथों कुछ उपहार भेजा था, जो निम्न है। इसमें 2 नंबर में आइएगा। एक लाल बग्घी भी जहांगीर ने जेम्स को उपहार में दिया। यहां पर जेम्स प्रथम होगा, जेम्स पहले होगा, जहांगीर बाद में होगा। टाइपिंग मिस्टेक है ये, इसको थोड़ा सुधारिएगा। हम क्या बोल रहे हैं समझ रहे हैं? एक लाल बग्घी भी जेम्स ने जहांगीर को उपहार में भेजा। एक लाल बग्घी भी जेम्स ने जहांगीर को उपहार में भेजा। जेम्स ने जहांगीर को उपहार में भेजा। सही किए? हाँ, वही जो भी करना है कीजिए, सही कीजिए अपना। और उसके नीचे देखिएगा 1661 ईस्वी लिखा हुआ, 1611 लिखा हुआ है। और 1611 को काट करके 1661 कीजिए। 1661 किए? कर लिए? आगे बढ़े ना? चलिए, अब ध्यान दीजिएगा। इसके बाद अंग्रेजी कंपनी भारत में व्यापार करने लगी। 1661 ईस्वी में क्या हुआ? तो 1661 ईस्वी में जो है ना, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच वैवाहिक संबंध स्थापित हुआ। वैवाहिक संबंध स्थापित हुआ। वैवाहिक संबंध स्थापित हुआ 1661 ईस्वी में। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी
और पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच वैवाहिक संबंध स्थापित हुआ। कैसे कह सकते हैं वैवाहिक संबंध स्थापित हुआ? तो इस रूप में कह सकते हैं कि क्योंकि अंग्रेज राजकुमार चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ब्रेगेंजा अंग्रेजी राजकुमार चार्ल्स द्वितीय और पुर्तगाली रानी कैथरीन ब्रेगेंजा का विवाह हुआ। जब यह विवाह हुआ तो इस विवाह में पुर्तगालियों ने बंबई के क्षेत्र पर पुर्तगालियों का अधिकार था। बंबई का क्षेत्र पुर्तगालियों ने दहेज के तौर पर चार्ल्स द्वितीय को दे दिया। इस प्रकार ब्रिटिश राजकुमार चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में बंबई प्राप्त हो गया और इतना ही नहीं बल्कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्रिटेन के राजा चार्ल्स द्वितीय को 1,70,000 पाउंड ऋण के तौर पर दिया। सुनिएगा चीजों को। 1661 ईस्वी में एक तो ये विवाह हुआ। अब विवाह में पुर्तगाली ने चार्ल्स द्वितीय को बंबई दिया। चार्ल्स द्वितीय को बंबई मिल गया। इतना ही नहीं बल्कि 1661 ईस्वी में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्रिटेन के राजा चार्ल्स द्वितीय को ऋण के तौर पर, यानी चार्ल्स द्वितीय को कुछ रुपया की आवश्यकता थी, कुछ मुद्रा की आवश्यकता थी, तो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने उसको रुपया दिया। बदले में चार्ल्स द्वितीय ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने के साथ साथ किलाबंदी या किला बनाने का अधिकार दिया, भारतीय शासकों के साथ युद्ध करने का अधिकार दिया, भारतीय शासकों के साथ संधि करने का अधिकार दिया। चार्ल्स द्वितीय ने अंग्रेजी कंपनी को भारत में युद्ध करने, किलाबंदी बनाने या किला बनाने, भारतीय शासकों के साथ संधि करने, यह तमाम प्रकार का अधिकार प्रदान किया। और फिर यूरोपीय कंपनी का हाथ ब्रिटेन के राजा के तरफ से ओपन हो चुका था। अब वो युद्ध लड़ सकता था भारतीय राजा के साथ, भारत में किला का निर्माण कर सकता था, हर चीज कर सकता था वो। चार्ल्स द्वितीय को जो दहेज में बंबई मिला था, चार्ल्स द्वितीय को लगा बंबई का हम क्या करेंगे, बंबई का तो हम कुछ करेंगे ना, ये जो है कंपनी को दे देते हैं। तो चार्ल्स द्वितीय ने 1665 ईस्वी में, 1663 होगा, 1663 की जगह 1665 कर लीजिए। चार्ल्स द्वितीय ने 1665 ईस्वी में बंबई का क्षेत्र अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। बंबई का क्षेत्र अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। इस प्रकार बंबई का क्षेत्र अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को प्राप्त हुआ। और फिर अंग्रेजों का था, तब किसका था? चार्ल्स द्वितीय का कंपनी थोड़े था। चार्ल्स द्वितीय राजा था वहां का, कंपनी वहां का व्यापारी स्थापित किया था। चार्ल्स द्वितीय का कंपनी थोड़े था।
चार्ल्स द्वितीय का कंपनी नहीं था, ठीक है। चार्ल्स द्वितीय वहां के राजा थे, कुछ व्यापारियों ने वहां पर। एक बात बताइए, जियो कंपनी अंबानी का है, मोदी जी का जियो कंपनी है, तो फिर ये बात समझते हैं? तो ये बात समझते हैं तो ये काहे नहीं समझते हैं? हाय, जोर से बोलिए। क्या बोल रहा है? बैठिए बैठिए, जो बता रहे हैं सुनिए, अपना दिमाग मत लगाइए, आगे आकर के बोलिए, बोलना है जो सुनाई देगा तब ना हम कुछ बोलेंगे। शांत रहिए, शांत रहिए, शांत रहिए, अकबकाइए नहीं ज्यादा। देखिए, सबसे पहले पुर्तगाली आया था ना, हो ये बात मालूम है ना? पुर्तगाली ने, अरे शांत रहिए, शांत रहिए, इधर इधर देखिए, जो बता रहे हैं सुनिए। अब बता रहे हैं तो सुनिएगा नहीं क्या? कोई कंफ्यूजन है? हाँ, क्या कंफ्यूजन है? आगे आकर के बोलिए, यहां पे आगे आकर के बोलिए। अरे वहां से आवाज सुनाइए नहीं दे रहा है तो अजीब हाल है, वहीं से मुंह खोल रहे हैं। अब आएगा नहीं, मत आइए, हम मेरा क्या, मेरा थोड़े कुछ नहीं। शांत रहिए, जो कंफ्यूजन होगा हम दूर कर देते हैं। देखिए, एक बात बताइए, पुर्तगालियों ने अपने आप को पश्चिमी तट पर स्थापित किया या पूर्वी तट? हाय, पश्चिमी तट पर। सूरत से लेकर इधर कन्याकुमारी तक पूरे पश्चिमी तट को अपने अधिकार में कर लिया था पुर्तगाली। अब बंबई पश्चिमी तट पर है कि पूर्वी तट? पश्चिमी तट पर है, तो बंबई पर पुर्तगालियों ने अपना अधिकार कर लिया। बंबई पर पुर्तगालियों ने अपना, क्या हुआ आपको? क्या हुआ? कोई दिक्कत है? चक्कर आ रहा है? हे भगवान, अजीब हाल है। कैसे दरोगा बनिएगा हो? इतना डीप में जा रहे हैं, बहुत लोग के ऊपरे ऊपरे जा रहा हो। सब चीज तो बताइए रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं, ऊपर ऊपर नहीं जा रहा। ऊपर ऊपर जाएगा तो बोल दीजिएगा, शॉर्ट में भी पढ़ा देंगे, शॉर्ट में पढ़ा देंगे। तो शुरुआती दौर में बंबई पुर्तगाल के अधीन था। बंबई किसके अधीन था? पुर्तगाल। तो अंग्रेज और पुर्तगाली के बीच वैवाहिक संबंध स्थापित हुआ। अंग्रेज राजा चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ब्रेगेंजा के साथ हुआ। और जब कैथरीन ब्रेगेंजा के साथ हुआ, पुर्तगाली रानी थी, पुर्तगालियों का अधिकार बंबई पे था, तो पुर्तगालियों ने बंबई का क्षेत्र जो है चार्ल्स द्वितीय को दे दिया। चार्ल्स द्वितीय को बंबई की कोई जरूरत थी नहीं। चार्ल्स द्वितीय ने 10 पाउंड वार्षिक किराया पर कहा, आप बंबई लीजिए, हमको 10 पाउंड वार्षिक किराया दीजिए। मात्र 10 पाउंड वार्षिक किराया पर जो है चार्ल्स द्वितीय ने बंबई का क्षेत्र ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। फिर लगातार व्यापार होते रहे, फिर लगातार व्यापार जो है आपको होते रहे। आगे चलकर 1688 ईस्वी में इंग्लैंड के भीतर एक क्रांति हुई। 1688 ईस्वी में इंग्लैंड के भीतर जो क्रांति हुई, उस क्रांति को गौरवमयी क्रांति या रक्तहीन क्रांति, गौरवमयी क्रांति या रक्तहीन क्रांति 1688 ईस्वी में इंग्लैंड में हुई। देखिए, इस रक्तहीन क्रांति का क्या महत्व है, समझिएगा चीजों को। 1688 ईस्वी में इंग्लैंड में जो रक्तहीन क्रांति हुई, इस रक्तहीन क्रांति ने
या इस गौरवमयी क्रांति ने इंग्लैंड में राजतंत्र को समाप्त कर, राजतंत्र के महत्व को समाप्त कर लोकतंत्र को स्थापित किया। राजतंत्र को समाप्त कर लोकतंत्र को स्थापित किया। इस क्रांति का यही महत्व है। देखिए, इसको आप ऐसे समझिए कि जैसे अपना देश भारत है, प्राचीन काल में, मध्यकाल में भारत में राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था प्रचलन में था या नहीं था? आधुनिक काल में भारत में लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था की स्थापना हुई या नहीं हुई? हुई। जैसे प्रारंभिक काल में भारत में राजतंत्र था, वैसे ही इंग्लैंड में भी राजतंत्र था। सब चीज राजा का ही चलता था, टोटल चीज राजा का चलता था, राजा ही हर कुछ था। लेकिन इंग्लैंड के लोग जब तार्किक हो गए, बौद्धिक हो गए, सोचने वाला प्राणी हो गए, तो उन्हें लगने लगा राजा का आदेश नहीं माना जाएगा, बल्कि एक लोकतंत्र की स्थापना को लेकर इंग्लैंड के भीतर क्रांति की जाए, जिसमें लोगों का महत्व हो, शासन में लोगों का महत्व, राजा का महत्व नहीं हो, लोगों का महत्व हो। तो इंग्लैंड के भीतर लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए जो क्रांति हुई है, इंग्लैंड के भीतर लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए जो क्रांति हुई है, उसी को गौरवमयी क्रांति कहा जाता है। और इस गौरवमयी क्रांति में इंग्लैंड के राजा और इंग्लैंड की आम जनता के बीच कोई युद्ध नहीं हुआ था, कोई खून नहीं बहा था कि राजा आम जनता का खून बहा दिया, आम जनता राजा का खून बहा दिया। ना, बात से लड़ाई हुआ, बात 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 का लड़ाई हुआ, और बात बात का लड़ाई वार्ता से सुलझाया गया। और इस वार्ता के तहत ही राजा के पद को बने रहने दिया गया, और लेकिन राजा की शक्ति को कम कर दी गई, राजा के महत्व को कम कर दिया गया, और इंग्लैंड के भीतर लोकतंत्र की स्थापना की गई। इंग्लैंड के भीतर लोकतंत्र की स्थापना की गई। और इस क्रांति के बाद इंग्लैंड में नए राजा रानी बने। इस क्रांति के बाद इंग्लैंड के राजा विलियम तृतीय और रानी महारानी मेरी बनी। और फिर जब इंग्लैंड में लोकतंत्र की स्थापना हो गई, इंग्लैंड में लोकतंत्र की स्थापना हो गई, तब इंग्लैंड के भीतर कई अन्य कंपनियां स्थापित होने लगी, ताकि वो कंपनी भी भारत आकर के व्यापार कर सके, ताकि वो कंपनी भी भारत आकर के व्यापार कर सके। इस क्रम में इंग्लैंड में न्यू इंडिया कंपनी तथा और भी कई सारी कंपनियां बनी। लेकिन जब इंग्लैंड के भीतर ही भारत के साथ व्यापार करने को लेकर कई सारी कंपनियां बन गई, तो अब उन कंपनियों के बीच ही आपसी प्रतिस्पर्धा होने लगा। उन कंपनियों के बीच ही आपसी प्रतिस्पर्धा होने लगा। और उन कंपनियों के बीच जब आपसी प्रतिस्पर्धा होने लगा, इससे इंग्लैंड के राजा को, इंग्लैंड की सरकार को कम मुनाफा मिलने लगा। तो इंग्लैंड की संसद में एक बिल पारित किया गया और कहा गया इंग्लैंड की जितनी भी कंपनियां हैं सभी कंपनी को मर्ज कर दिया जाए। और फिर इंग्लैंड की जितनी भी कंपनियां थी उन सभी कंपनियों को मर्ज कर दिया गया 1708 ईस्वी में। 1708 ईस्वी में उन सभी कंपनियों को मर्ज कर दिया गया और उन सभी कंपनियों को मर्ज करके नाम दिया गया
गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू ईस्ट इंडीज, और यही कंपनी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जानी जाती है। या यूं कहे 1708 ईस्वी में इंग्लैंड की जितनी भी कंपनियां थी उन सभी कंपनियों को मर्ज करके उसको नाम दे दिया गया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। और 1708 से ठीक पहले 1707 ईस्वी में मुगल बादशाह औरंगजेब का निधन हो चुका था। औरंगजेब के निधन होने के बाद राजनीतिक अस्थिरता का दौर उत्पन्न हो गया और उसी राजनीतिक अस्थिरता का फायदा अंग्रेजों ने उठाया और अंग्रेजों ने व्यापारिक ही नहीं बल्कि राजनीतिक तौर पर भी अपने आप को मजबूत बनाया। और फिर 1757 के पलासी युद्ध में भारतीय शासकों को, 1764 के बक्सर युद्ध में भारतीय शासकों को पराजित कर अपने आप को राजनीतिक और व्यापारिक दोनों तौर पर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने आप को पूर्णतः स्थापित किया। अब अगर आप अंग्रेजों की बात करेंगे तो जो आपको अंग्रेजों को व्यापारिक छूट मिली है, अंग्रेजों ने भारत के पश्चिमी तट, भारत के पूर्वी तट, दोनों तट पर अपने आप को स्थापित किया। अंग्रेजों ने भारत के पश्चिमी तट पर भी अपने आप को स्थापित किया, पूर्वी तट पर भी अपने आप को स्थापित किया। अंग्रेजों को 1613 ईस्वी में गुजरात के सूरत में व्यापार करने का अधिकार मिला। 1623 में बड़ौदा, भरूच, अहमदाबाद में व्यापार करने का अधिकार मिला। फिर आगे चल करके 1661 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय के विवाह के उपरांत 1665 ईस्वी में अंग्रेजों को बंबई प्राप्त हो गया। इस प्रकार अंग्रेजों ने पश्चिमी तट पर अपने आप को स्थापित किया। फिर अंग्रेजों ने पूर्वी तट पर भी अपने आप को स्थापित किया। पूर्वी तट के अंतर्गत अंग्रेजों ने आंध्र प्रदेश के मसूलीपट्टनम में 1611 ईस्वी में अपनी पहली व्यापारिक कोठी खोली। 1611 ईस्वी में आंध्र प्रदेश के मसूलीपट्टनम में अपनी पहली व्यापारिक कोठी खोली। फिर 1632 ईस्वी में बीजापुर के सुल्तान ने सुनहला फरमान जारी किया। 1633 ईस्वी में ओडिशा में अपनी कारखाना खोली और फिर 1651 ईस्वी में जाकर के बंगाल में अपनी कारखाना खोली। 1651 ईस्वी में जाकर बंगाल के हुगली में अपनी कारखाना खोली, बंगाल के हुगली में अपनी कारखाना खोली। और अगर आप बंगाल को देखेंगे तो बंगाल के हुगली में अंग्रेजों ने 1651 ईस्वी में, बंगाल के हुगली में अंग्रेजों ने 1651 ईस्वी में अपनी पहली कारखाना शाह शुजा की अनुमति से खोली। बंगाल के शासक उस समय शाह शुजा हुआ करते थे। बंगाल शाह शुजा के अधीन था 1651 में। बंगाल के सूबेदार शाह शुजा थे। बंगाल के सूबेदार जो शाह शुजा थे 1651 ईस्वी में, उसकी बहन बीमार पड़ गई थी और फिर एक अंग्रेज ब्रिजमैन और डॉक्टर बेंटन ने मिलकर शाह शुजा की बीमार पड़ी बहन का इलाज कर दिया। इससे खुश होकर शाह शुजा ने हुगली के क्षेत्र में व्यापार करने का अंग्रेजों को अधिकार प्रदान किया और फिर अंग्रेज व्यापार करने लगे। अंग्रेज जो है फिर व्यापार करने लगे। इसके बाद आपको धीरे धीरे जब हुगली के क्षेत्र में व्यापार करने लगे तो अंग्रेज ज्यादा से ज्यादा व्यापारिक छूट चाहता था। अंग्रेज मुगलों के खिलाफ भी आवाज उठाना शुरू कर दिया था। 1686 ईस्वी में अंग्रेजों ने औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह कर दिया और जब 1686 ईस्वी में हुगली के क्षेत्र में अंग्रेजों ने जॉन चाइल्ड के नेतृत्व में औरंगजेब के खिलाफ जब विद्रोह कर दिया तो औरंगजेब ने अपनी सेना भेज करके कंपनी की सेना को पराजित किया। औरंगजेब की सेना गई तो हुगली, औरंगजेब की सेना हुगली गई तो कंपनी की सेना भाग गई। वहां से कंपनी की सेना टिकी नहीं बल्कि भाग गई।
औरंगजेब ने अंग्रेज अधिकारी सर जॉन चाइल्ड को भारत से निष्कासित कर दिया और कहा ना, आप अपना बोरा बिस्तर समेट करके भागिए, यहां से भागिए। औरंगजेब गुस्सा गए थे, औरंगजेब बाहर कर दिए अंग्रेजों को हुगली से। फिर जॉब चारनाक कहा, हुजूर कुछ जुर्माना ले लीजिए, अब फिर से हमको व्यापार करने का अधिकार दीजिए, हम गलती नहीं करेंगे। जॉब चारनाक ने 1.5 लाख रुपया औरंगजेब को जुर्माना दिया और फिर से व्यापार करना प्रारंभ बंगाल के क्षेत्र में अंग्रेजों ने किया। और बंगाल के भीतर ही जॉब चारनाक ने बंगाल के सूबेदार अजीम उस्सान से 1698 ईस्वी में सूता नदी, कालीकाटा, गोविंदपुर, ये तीनों गांव लिया और ये तीनों गांव को मिलाकर जॉब चारनाक ने एक शहर बसाया जिसे आज के डेट में कोलकाता कहते हैं। और कोलकाता को ही अंग्रेजों ने 1700 ईस्वी में अपना पहला प्रेसिडेंसी नगर बनाया और यही कोलकाता बाद में जाकर 1774 ईस्वी में अंग्रेजों की राजधानी नगर बनी। 1774 से लेकर 1911 ईस्वी तक कोलकाता अंग्रेजों की राजधानी नगर बनी रही, अंग्रेजों की राजधानी नगर बनी रही। और अंग्रेजों को जो सबसे बड़ा व्यापारिक छूट मिला है, जिसे व्यापारिक छूट के संदर्भ में मैग्ना कार्टा कहा जाता है, वह मुगल बादशाह फर्रुखसियर ने दिया है। मुगल बादशाह फर्रुखसियर, एक मुगल बादशाह थे, उनका नाम था फर्रुखसियर। फर्रुखसियर 1713 से लेकर 1719 इनका शासनकाल है। फर्रुखसियर को पीलिया नामक रोग हो गया था, पीलिया। फर्रुखसियर को पीलिया नामक रोग हो गया था, पीलिया यानी जॉन्डिस हो गया था। अंग्रेज को पता चला बादशाह को पीलिया हो गया है। सर जॉन सुरमन के नेतृत्व में पीलिया रोग विशेषज्ञ डॉक्टर हैमिल्टन, सर जॉन सुरमन के नेतृत्व में पीलिया रोग विशेषज्ञ डॉक्टर हैमिल्टन फर्रुखसियर के दरबार में पहुंचा और उसका इलाज किया। फर्रुखसियर का पीलिया खत्म हो गया। फर्रुखसियर इससे काफी खुश हुए और फिर फर्रुखसियर ने 1717 ईस्वी में भगवान भोले की भांति अंग्रेजों के सामने प्रकट हुए और कहे, मांगो वत्स क्या मांगते हो, जो मांगोगे वो दे देंगे। अंग्रेज मुंह खोला, हमको व्यापारिक छूट दीजिए, हमको क्या चाहिए, हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको व्यापारिक छूट दीजिए आप। जितना मुंह जॉन सुरमन ने खोला उसका पूरा मुंह भर दिया, मतलब उसकी सब मांग मान ली गई, जो आप कहिएगा हम वही करेंगे, समझ गए। मात्र 3000 रुपया में बिहार, बंगाल, उड़ीसा में पूरा व्यापारिक छूट, एकदम कर मुक्त व्यापार कीजिए। 3000 रुपया हमको दीजिए और पूरा बंगाल, बिहार, उड़ीसा आपका है, कर मुक्त व्यापार कीजिए। इससे बड़ा व्यापारिक छूट और क्या हो सकता है? इससे ज्यादा और कुछ हो सकता है? कुछ नहीं हो सकता है। तो फर्रुखसियर के नेतृत्व में 1717 ईस्वी में जो अंग्रेजों को व्यापारिक छूट दी गई उसे मैग्ना कार्टा, उसे मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इस प्रकार से अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म हुआ। अब आपका काम है इसको रूम पे जाकर के ताखा पे रख देना, उसका आरती उतार लेना, ठीक है? पढ़ना नहीं है इसको, समझ गए? एकदम नहीं पढ़ना है इसको, पढ़ लीजिएगा। बात समझ में आया? याद करवाएं? आइए, नोट है सबके पास? बोलिए पागल की तरह।
और कुछ चीज नोट में नहीं है जो हम आपको अगले क्लास में नोट डाउन करवा देंगे, क्योंकि अभी तो टाइम है नहीं। अब फटाफट बोलते जाइए। अपना दिमाग नहीं लगाना है, समझे? हे, आपका कंफ्यूजन दूर हुआ जी? कहां गए कंफ्यूजन वाले? अभी भी नहीं दूर हुआ। भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज, भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज। इसके बाद आगे बताइएगा कि पूरे विश्व का भ्रमण करने वाला समुद्री, अरे अंग्रेज शब्द का प्रयोग थोड़े किए महाराज। फर्डिनेंड मैगलन, पूरा क्वेश्चन आप लोग सुनते हैं नहीं? समुद्री मार्ग से पूरे विश्व का भ्रमण करने वाला प्रथम व्यक्ति फर्डिनेंड मैगलन। फर्डिनेंड, यहां पर अंग्रेज शब्द का प्रयोग कर देंगे तब विलियम डेक होगा। अंग्रेज शब्द का प्रयोग हम थोड़े किए, ठीक है। किस अंग्रेज यात्री ने सर्वप्रथम पूरे विश्व का समुद्री यात्रा की? किसने? अंग्रेजों ने स्पेनी नौसैनिकों को पराजित कर नौसैनिक क्षेत्र में अपनी सर्वश्रेष्ठता को जग जाहिर कब किया? लिबेंट कंपनी को व्यापार करने का अधिकार कब मिला? किस मार्ग से? भारत आने वाला प्रथम जहाज, प्रथम जहाज, प्रथम अंग्रेज जहाज, सॉरी, प्रथम अंग्रेज जहाज, प्रथम अंग्रेज जहाज, स्थल मार्ग से भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज, स्थल मार्ग से आने वाला प्रथम। अंग्रेजी व्यापारियों ने जो कंपनी खोली उस कंपनी को क्या नाम दिया? इस कंपनी में टोटल कितने साझीदार? प्रथम गवर्नर थॉमस। कंपनी की स्थापना के समय ब्रिटेन की रानी एलिजाबेथ प्रथम ने कंपनी को कितना वर्षों के लिए, कितना वर्षों के लिए? और कंपनी की जब स्थापना हुई थी मुगल बादशाह कौन थे? कौन थे? अकबर। और कंपनी को अनिश्चितकालीन व्यापारिक एकाधिकार किसने दिया? किसने दिया? अच्छा, जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर मुगल दरबार में कौन आया था? मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कैप्टन हॉकिंस कब आया? किसके दरबार में? जहांगीर के कौन दरबार में? कैप्टन हॉकिंस के साथ कौन आया था? कौन आया था? और अनारकली और जहांगीर की दंत कथाओं की चर्चा कौन करता है? कौन करता है? और जहांगीर से कैप्टन हॉकिंस ने किस भाषा में बात की? जहांगीर ने कैप्टन हॉकिंस को कितना का मनसब दिया? कौन सी उपाधि दी? कौन सी उपाधि दी? स्वाली का युद्ध कब हुआ है? किसके किसके बीच? किसकी जीत हुई? अंग्रेजों का नेतृत्व कौन किया था? चलिए इसके बाद आगे बताए। सर थॉमस रो कब भारत आया है? किसका राजदूत बनकर? किसके दरबार में? किस दरबार में? जुंटा गुट का नेतृत्व किसके जुंटा गुट किसके नेतृत्व? जुंटा गुट की स्थापना किसने की? किसने की थी? सर थॉमस रो के साथ कौन आया था? सर थॉमस रो के साथ अंग्रेज और पुर्तगालों के बीच वैवाहिक संबंध कब स्थापित हुआ? किस अंग्रेज राजकुमार का विवाह पुर्तगाली राजकुमार? अंग्रेज राजकुमार का नाम, पुर्तगाली राजकुमारी का नाम। इस विवाहों उपरांत पुर्तगालियों ने कौन सा क्षेत्र चार्ल्स द्वितीय, कौन सा क्षेत्र? चार्ल्स द्वितीय ने बंबई कंपनी को कब दे दिया? कब दे दिया? इंग्लैंड में गौरवमयी क्रांति कब हुई है? इंग्लैंड में गौरवमयी क्रांति। और इसके बाद कई सारी कंपनियां स्थापित हुई और उन सभी कंपनियों को मर्ज करके एक अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी नाम कब दिया गया? 1708। 1700 यूरोप की सभी कंपनियों को मर्ज कब किया गया? 1700 ब्रिटेन की सभी कंपनियों को मर्ज कब किया गया? 1700। इसके बाद जो है आगे बताइएगा कि अंग्रेजों के लिए जो व्यापारिक छूट 1717 ईस्वी में
एक मुगल बादशाह ने दी है। उस मुगल बादशाह का नाम क्या है? 1717 ईस्वी में फर्रुख शेर के द्वारा दिया गया अंग्रेजों के व्यापारिक छूट को व्यापारिक क्षेत्र में क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा कहा जाता है। और फर्रुख शेर से व्यापारिक छूट लेने के लिए किसके नेतृत्व में एक शिष्ट मंडल फर्रुख शेर के दरबार में आया था? जॉन। बाद बाकी अपना पढ़ लीजिएगा, ठीक है, खत्म हो गया। देखिए 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 इस सबको, देखिए 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 इस सबको, देखिए दीजिए होमवर्क सब। क्या सब था होमवर्क? पहला चैप्टर था, पढ़ के आए हैं। मम्मी कसम कौन कौन पढ़ के आए? हाँ, पढ़ के आइए, डेली सब पढ़ के आइए, टोटल सबको पढ़ना है। आगे दूसरा होमवर्क है प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल, चलिए लड़की खड़ा होइए, खड़ा होइए, आगे वाली बैठिए ना जी। ऐहोल अभिलेख का संबंध कौन शासक से है? हाँ, पुलकेशिन द्वितीय से है। बैठ जाइए, तब कहिएगा रिजल्ट नहीं होता है। टोपी वाला खड़ा होइए। अरबों के सिंध विजय का वृत्तांत किस ग्रंथ में है? चचनामा। ए खड़ा होइए, ए खड़ा होइए जी, उधर उधर पीछे पीछे पीछे। हाँ खड़ा होइए, पढ़ के आए हैं। हाँ, ऐत्रेय और कौशिक ब्राह्मण ग्रंथ किस वेद पर लिखा गया है? शांत रहिएगा। ऐत्रेय, हाँ, कौन वेद पर लिखा गया? ऋग्वेद पर। षड्विश ऋग्वेद पर, सब ऋग्वेद पे लिखा गया। अच्छा, चलिए खड़ा होइए। स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति किस संहिता में? मैत्रेयनी संहिता। बैठ जाइए, चलिए उधर खड़ा होइए, खड़ा होइए, उधर 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 बगल वाली, उसके बगल। चार आश्रम की चर्चा किस उपनिषद में है? क्या शांत रहिएगा। सापनिषद में, सार्पनिषद में, सतपथ ब्राह्मण में, सामवेद में। अच्छा, खड़ा रही है चश्मा वाला, खड़ा हुई, खड़ा हुई। बोगाज कोई अभिलेख में चार वैदिक कालीन देवता की चर्चा है, कौन कौन? हाँ हाँ, जिंदा गाड़ देंगे हम। है लड़की खड़ा हुई, खड़ा हुई इधर, नहीं उधर पीछे। हाँ खड़ा हुई, अरे उधर पीछे 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 पीछे। हाँ खड़ा हुई, है पीछे वाली खड़ा हुई है ना जी। आए, पिछले क्लास में आप नहीं आए थे? भाई खड़ा हुई, खड़ा हुई। सामवेद के पाठकर्ता क्या कहा जाता है? बैठ जाइए, खड़ा होइए। बलिदान विधि का विवरण किसमें है? बलिदान विधि का वर्णन किसमें है? बैठ जाइए, खड़ा होइए। सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय किसे जाता है? क्रिस्टोफ सेलियर। बैठ जाइए, खड़ा होइए उधर, खड़ा होइए उधर, खड़ा होइए। हाँ, प्राचीनतम सिक्कों को क्या कहा जाता है? हाँ, क्या क्या बोल रहे हैं आप? हाय, एपिग्राफी। प्राचीनतम सिक्का को क्या कहा जाता है?
है कारसापन, कारसापन साहित्य में इसको कारसापन कहा जाता है, ऐसे आहत सिक्का कहा जाता है। बैठ जाइए, पढ़ा लिखा की पढ़िए, खड़ा हो जाइए। सती होने का पहला अभिलेखीय साक्ष्य, ऑप्शन ऑप्शन न है। बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, खड़ा होइए। सर्वप्रथम भारतवर्ष का किस अभिलेख में है? पढ़ के आए हैं, पिछला क्लास थे तो इन बोले हैं, नहीं है तो खरीदिएगा ना। बोल रहे हैं उत्तर जाने जाइएगा दक्षिण, मत आइए। है फट्टा कहां है जी? फटा है जी ना है। चलिए अगला होमवर्क, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 2 प्रागैतिहासिक काल, लुसेंट में, बायोलॉजी में। बैठ जाइए, अब बैठ जाइए, समझ गए? मारेंगे सबको, मुंह तोड़ देंगे हम, ठीक है? खड़ा होइए। शीर्षस्थ विभ्याद द्योतकी उत्तरदायी होता है लंबाई में। खड़ा होइए, उधर खड़ा होइए। हिस्टोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने है? शांत रहिएगा, हल्का क्वेश्चन एकदम जवाब दे देते हैं। बोलिए, शुष्क स्थानों पर पाए जाने वाले पौधे के एपिडर्मिस में कौन सी परत होती है जो पौधों में जल हानि को रोकता है? बैठ जाइए, खड़ा होइए। सुबेरिन नामक कार्बनिक पदार्थ जमा होता है कहां? कॉर्क कोशिका में। तो कॉर्टेज कॉर्क कोशिका में अंतर नहीं होता है? देख रहे हैं? खड़ा हो जाइए, आगे वाले बैठिए, बैठिए। आर्किड में विलोमन उत्तक पाया जाता है कहां? मूल में या जड़ में? आंसर तो मूल दिया हुआ, वही बात है। खड़ा हुई। मृदु उत्तक की कोशिकाएं होती है कैसी? मृदु उत्तक की कोशिकाएं होती है कैसी? दीजिए किताबें, दीजिए। बैठ जाइए, जीवन भर ऐसे ये करते रह जाइएगा, कहीं कुछ नहीं होगा। खड़ा होइए, खड़ा होइए। जाइलम एवं फ्लोएम का निर्माण कितने तत्वों से होता है? कौन कौन 4 तत्व? कौन कौन 4 तत्व? कोई 4 तत्व होगा ना जी, तो वो कौन जवाब देगा? बैठ जाइए, पढ़ा लिखा कीजिए बढ़िया से, पकड़िए। और कुछ है होमवर्क? बायोलॉजी का आंसर वहां पे साट दिया है, देखिए वहां पे देखिए, वहां पे बायोलॉजी का आंसर साटा हुआ है, जाके फोटो खींच लीजिएगा, ठीक है? वहां पे बायोलॉजी का आंसर साटा हुआ है। चलिए धन्यवाद, इससे आगे अगले क्लास में मिलते हैं। रुक जाइए, हमको निकलने दीजिए, तब निकलिएगा, मेरे टेस्ट का डिस्कशन है। धन्यवाद सभी लोगों का। बायोलॉजी का होमवर्क चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 3। तो उससे क्या मतलब है? एक बार पढ़े, एक बार रिवीजन किया, मारेंगे एक चाट हम। एक दिन में एक चैप्टर क्लियर करना है, 500 क्वेश्चन हो, 1000 क्वेश्चन हो, उससे कोई मतलब ना है। चैप्टर नंबर 3 अगले क्लास में पूछेंगे। धन्यवाद। रुकिएगा, रुकिए, हमको निकलने